गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था इम्यूनिटी, जिसके अंदर हम इन्नेट इम्यूनिटी एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है उसका फर्दर क्लासिफिकेशन, अडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? जैसा मैंने आपको इन्नेट इम्यूनिटी में बताया था कि वो पर्सन के एट द टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट रहेगी, उसी तरह एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो इंसान अपनी लाइफ टाइम में गेन करेगा। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम में वो उसको एक्वायर्ड करेगा। यही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये वो एक्टिव प्रोसेस से भी गेन कर सकता है और पैसिव प्रोसेस से भी गेन कर सकता है, जो कि हम इसके टाइप्स में पढ़ेंगे। तो टाइप्स आते हैं अब एक्टिव इम्यूनिटी के। तो एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज एक्वायर्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन इज एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो हम फर्स्ट की बात करते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इट डेवलप ड्यूरिंग द डिजीज और आफ्टर रिकवरी ऑफ डिजीज, सच इम्यूनिटी स्टे फॉर द लॉन्ग टाइम। मतलब कि ये वो इम्यूनिटी है जो कि किसी डिजीज के कोज होने से या फिर जब आप उस डिजीज से रिकवर हो जाएंगे तब प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर और एक लंबे समय तक अपनी बॉडी में रहती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। वो आएगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की कैटेगरी में। समझ में आया? अब जो है पॉइंट बी, एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, तो इट इज इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन विच आर प्रिपरेशन ऑफ लाइव वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन एंड अटेन्यूटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सोइड। यानी कि जैसे आपके वैक्सीन्स लगती है, बीसीजी, टाइफॉइड, टिटनस टॉक्सोइड, डिप्थेरिया की हुई, या फिर कोई भी पोलियो वैक्सीन हुई, कॉलेरा पर्ट्यूसिस की वैक्सीन हुई, तो ये सब आएगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की कैटेगरी में। अब अगर मैं बात करूं लाइव वैक्सीन की, तो लाइव वैक्सीन बहुत लॉन्ग समय तक के लिए काम करती है, जबकि अगर मैं बात करूं किल्ड वैक्सीन की, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो कि हम आगे जब वैक्सीनेशन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। अब जो सेकंड टाइप है वो है पैसिव इम्यूनिटी। तो जैसे कि हमने एक्टिव इम्यूनिटी में पढ़ा था नेचुरल और आर्टिफिशियल, सेम एज इट इज पैसिव इम्यूनिटी में भी आएगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो जो पैसिव इम्यूनिटी है, दिस इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड टू एन रिसिपिएंट इन अ रेडीमेड फॉर्म। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इट इज लेस इफेक्टिव एंड परसिस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम। मतलब कि ये एक रेडीमेड फॉर्म के अंदर इंसान के अंदर ट्रांसमिट की जाएगी। ठीक है, इसके भी दो टाइप होते हैं, नेचुरल और द आर्टिफिशियल, और ये बहुत कम समय के लिए इंसान के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये बात की है मैंने पैसिव इम्यूनिटी की। अब चलते हैं उसके टाइप्स की ओर। तो फर्स्ट टाइप है एक्वायर्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो इसके अंदर क्या आएगा? इट इज द रेसिस्टेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू द फीटस ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। यानी कि इसके अंदर वो इम्यूनिटी आएगी जो कि ट्रांसफर हुई हो मदर से फीटस में प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के बाद। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं इम्यूनोग्लोबिन जी की, यानी कि IgG की, जो कि प्लासेंटा के थ्रू बेबी के अंदर आएगा और उसको फर्दर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा।
अगर मैं बात करूं इम्यूनोग्लोबिन ए की, तो वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आएगा और फिर उसको फर्दर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। यहां तक बात समझ आई? ये हमने डिस्कशन किया है किसके बारे में? एक्वायर्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। मतलब कि इसको मैंने नेचुरल इसलिए बोला है क्योंकि ये नेचुरली आ रही है, समझे? मदर से सीधा फीटस में ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो या फिर प्लासेंटा के थ्रू हो। अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, तो जैसा कि वर्ड डिपेक्ट कर पा रहे हैं आप यहाँ पे आर्टिफिशियल, तो कुछ ना कुछ झोल तो होगा। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी आर पैसिव एंड एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट ऑफ पैरेंट्रल इन द फॉर्म ऑफ सीरम। ठीक है, इट इज फॉर द शॉर्ट टाइम। एग्जाम्पल टिटेनस एंटीटॉक्सिन which is prepared in the horse by active immunization. Some other antisera like diphtheria, measles are also prepared by this method. मतलब कि आपने रेडीमेड जो एंटीसीराज हैं, जो वैक्सीन्स हैं, जो टॉक्सोइड हैं, वो रेडीमेड फॉर्म में लाके इंसान में लगा दी और वो डायरेक्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि इसके अंदर इंसान का खुद का कुछ रोल नहीं रहा, इसके अंदर डायरेक्ट पैसिवली इम्यूनिटी वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नोट्स के अंदर मैंने आपको और भी एग्जांपल्स दिए हैं। ये तो हमने बात करी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, एक्टिव और पैसिव, देन फिर नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके अलावा भी और इम्यूनिटीज होती हैं, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। Some other types of immunity. First one is herd immunity. ये जो वर्ड है herd, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे आप ये याद रखना, जब भी herd आएगा इसका मतलब ये कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कम्युनिटी के बारे में कैसे बात कर रहा है? It means overall level of immunity in a community is known as herd immunity. मतलब कि all over large number of individuals that live in a community and possess same kind of immunity against a particular pathogen or disease. ये देख के नहीं बोला है मैंने, आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश, है ना? तो सुनो, मतलब कि ऑल ओवर कम्युनिटी के अंदर जितने भी मेन लोग रहते हैं वो एक स्पेसिफिकली पर्टिकुलर इम्यूनिटी शो करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन या डिजीज के अगेंस्ट, वो कहलाएगा हर्ड इम्यूनिटी। मतलब कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो कम्युनिटी के अंदर रहता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर कवर होगा हर्ड इम्यूनिटी में, जो कि एक स्पेसिफिकली पैथोजन और डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करेंगे। समझ में आया? अगर मैं बात करूं एडेप्टिव इम्यूनिटी की, अगर मैं बात करूं एडेप्टिव इम्यूनिटी की, तो जैसा कि लिम्फोसाइट्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं बॉडी में, और जैसे ही वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं तो इम्यूनिटी के अंदर बूस्ट अप होता है। ठीक है, इम्यूनिटी में एक अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और ये जो इम्यूनिटी आएगी वो होगी एडेप्टिव इम्यूनिटी में। लिम्फोसाइट आपने एडमिनिस्टर किया है, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ी, तो वो आएगा एडेप्टिव इम्यूनिटी में। समझ में आया? थर्ड में बात करूं लोकल इम्यूनिटी की, थर्ड पॉइंट जो है लोकल इम्यूनिटी, तो ऐसी इम्यूनिटी जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की वजह से आ रही है या फिर किसी पर्टिकुलर टिश्यू फ्लूइड की वजह से आ रही है, तो वो कहलाएगा लोकल इम्यूनिटी। फोर्थ पॉइंट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या आएगा? ठीक है, दिस सिस्टम डिपेंड्स द बॉडी व्हेन पैथोजन आर इन ब्लड, दिस इम्यूनिटी इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन। ठीक है, this immunity protect against bacteria, virus and some other pathogens which present in some respiratory and the GI tract, for example anaphylactic shock and the bacterial infection। यानी कि ये जो इम्यूनिटी है वो डिपेंड करेगी बॉडी में प्रेजेंट उस पैथोजन की
जो कि या तो ब्लड में है या फिर लिम्फ में प्रेजेंट है, ठीक है, और वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा किसी बैक्टीरिया, वायरस या फर्दर पैथोजन के अगेंस्ट, वो आएगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी में। अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, एग्जांपल में आएगा बी लिम्फोसाइट्स, जो कि एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा उसमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी का बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट है सेल्यूलर या फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिफ्थ पॉइंट इज सेल्यूलर एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो जैसा ये बोल रहा है कि साहब कुछ ना कुछ इम्यूनिटी किससे जनरेट हो रही है, सेल्स के थ्रू मीडिएटेड है, समझ में आया। तो ये सेल्स कौन से हो सकते हैं, दे सेल्स इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइट्स, इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, मैक्रोफेजिस हो सकते हैं, जो कि एक केमिकल मीडिएटर्स सिक्रीट करेंगे। वो केमिकल मीडिएटर्स क्या हो सकते हैं, वो केमिकल मीडिएटर्स हो सकते हैं इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरॉन्स। अगर आपने 11-12 अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि केमिकल मीडिएटर्स जो भी टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिस मतलब कि साइटोकाइन सिक्रीट करेंगे वो होंगे इंटरल्यूकिन एंड द इंटरफेरॉन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंटरल्यूकिन की, तो इंटरल्यूकिन के टाइप्स आते हैं IL-1 से लेकर IL-27 तक, IL-1 से लेकर IL-27 तक, और इसका फंक्शन होता है मैच्योरेशन ऑफ द टी एंड बी लिम्फोसाइट। तो अगर कभी भी किसी फर्दर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट, तो उसके अंदर आएगा कौन, इंटरल्यूकिन्स। इसके टाइप्स कितने होते हैं, IL-1 से लेकर IL-27 तक। ये एक्टिवेट करता है नेचुरल किलर सेल्स को और मास्ट सेल को, जो कि फर्दर फेगोसाइटोसिस, जो कि मैंने कल आपको प्रोसेस बताया था, इसके अंदर हेल्प करता है। सेकंड जो है सेल्यूलर मीडिएटर इम्यूनिटी के अंदर आएगा इंटरफेरोन। इसके टाइप्स होते हैं IF अल्फा मतलब कि इंटरफेरोन अल्फा, IF बीटा एंड IF गामा, 3 टाइप्स हो गए। इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन आएगा इनहिबिट वायरल रेप्लिकेशन, मतलब कि जो भी वायरस का रेप्लिकेशन होना है उसको ये क्या करेगा, रोकेगा, और एक्टिवेट करता है ये भी नेचुरल किलर सेल्स को सच एज न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि अलग अलग साइट्स पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जैसे कफर सेल्स मैंने आपको बताया था, एलुलर सेल्स मैंने आपको बताया था। अब जो सेकंड है वो है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स में साहब फिर इसके फर्दर दो टाइप हो जाते हैं लिम्फोसाइट्स के भी। ये आपको नोट्स में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करके सब लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़िएगा, इस एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में अच्छे से समझ में आएगा। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट 2 टाइप हो गए लिम्फोसाइट्स के। बी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योरेशन करेगा लिम्फोइड टिश्यू की और प्लाज्मा की, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड में वर्कआउट करेगा। अगर मैं इसके एग्जाम्पल बोलूं तो CD4 सेल्स और CD8 सेल्स। ये जो CD4 और CD8 सेल्स होते हैं ये HIV/AIDS जो होता है उसके अंदर इनका नंबर डिस्टर्ब हो जाता है। ये आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखने को मिलता है HIV/AIDS की, ध्यान रखना। और फिर जो फर्दर है वो है नेचुरल किलर सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, मेमोरी सेल्स जो कि बी लिम्फोसाइट्स काउंटिंग में आता है, प्लाज्मा सेल्स ये भी बी लिम्फोसाइट्स में आता है, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, मोनोसाइट्स एंड दी मैक्रोफेजिस एक्सेट्रा। तो आज की हमारी क्लास इम्यूनिटी के ऊपर यहीं खत्म होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।